विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आइए हम अपने सेल चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है सेल ऑर्गेनल्स। एवरी सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन अराउंड इट to keep its own contents separate from the external environment। हर एक सेल में उसके पास में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। हर एक सेल के पास एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, उसके चारों ओर क्यूब प्रेजेंट होता है, ताकि वो जो है अपने जो भी इंटरनल कंटेंट है उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसको बचा सकें। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग cells from multicellular organism need a lot of chemical activities to suppose their complicated structure and function। तो जितने भी लार्ज, बड़े और कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं और साथ में मल्टीसेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। अपने जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है उसको परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। To keep these activities of different kinds separate from each other, these cells use membrane-bound little structure or organelles within themselves। तो ये जो एक्टिविटीज़ होती है डिफरेंट काइंड की, इनको इनको एक दूसरे से अलग रखना पड़ता है, ताकि ये जो सेल है मतलब इन एक्टिविटीज़ को अलग रखने के लिए जो सेल है वो सेल मेम्ब्रेन बाउंड, इस सेल के पास में मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर में उनका यूज़ करके ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को परफॉर्म करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये एक हमारा यूकैरियोटिक सेल का एक फीचर है जो कि इसको प्रोकैरियोटिक सेल से अलग करता है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनल्स आर विजिबल ओनली विथ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इनमें से कुछ ऑर्गेनल्स जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से विजिबल हो सकते हैं। वी हैव talked about the nucleus in a previous section. Some important examples of cell organelles which we will discuss now are endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, mitochondria and plastids। They are important because they carry out some very क्रूशियल फंक्शंस इन सेल। तो हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा है। कुछ एग्जांपल्स हमारे पास में प्रेजेंट है सेल ऑर्गेनल्स के, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ये सभी एग्जाम्पल हैं। ये सभी जो है इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये जो है वो कुछ क्रूशियल फंक्शंस जो होते हैं सेल में उनको कैरी फॉरवर्ड करने का काम करते हैं, कैरी आउट करने का काम करते हैं। सबसे पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे शॉर्ट में ER लिखते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक लार्ज नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट्स का। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स। तो यहाँ पर ये जो है ये लॉन्ग ट्यूब्यूल या फिर राउंड ऑब्लॉन्ग बैग की तरह दिखाई पड़ता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मेम्ब्रेन होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के जैसा ही होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो 2 तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम looks rough under microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो माइक्रोस्कोप के अंडर में वो रफ दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो उसके सरफेस पर राइबोसोम अटैच्ड होते हैं। द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। तो यहाँ पर जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है, उसके जो सेल्स में जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ये जो है प्रोटीन मैन्युफैक्चर के लिए साइट का काम करता है। द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आर देन सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल
डिपेंडिंग ऑन नीड यूजिंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर जो प्रोटीन है, प्रोटीन का मैन्युफैक्चर होता है और उसके बाद में वेरियस प्लेसेस, सेल के वेरियस प्लेसेस में भेजा जाता है। डिपेंड करता है कि उसको कितनी नीड है कौन से सेल की, और ये काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। द SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स इम्पोर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, फैट मॉलिक्यूल या लिपिड इनके फंक्शन, इनके मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है, और वहाँ से जो है ये सभी चीज़ें जो है सेल के फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इनमें से कुछ प्रोटीन और लिपिड है जो कि सेल मेम्ब्रेन की बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शंस एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। तो इनमें से कुछ प्रोटीन और लिपिड जो है ये एंजाइम और हार्मोन की तरह फंक्शन करते हैं। Although the endoplasmic reticulum varies greatly in appearance in different cells, it always forms a network system. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है अपीयरेंस में डिफरेंट सेल्स में वेरी करता है, और इस वजह से ये हमेशा जो है नेटवर्क सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारा एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, जहाँ पर ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, जहाँ पर ये वाला जो एरिया है ये गोल्जी एपरेटस है, ये जो लेयर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेक्स्ट है। इस सब के बारे में हम लोग आगे अलग अलग पढ़ेंगे। तो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर हमने देखा। दस वन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू सर्व एज channels for the transport of materials between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and nucleus। तो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन है कि एक चैनल की तरह सर्व करता है, एक चैनल की तरह जो है ट्रांसपोर्ट मटेरियल का जो मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर वेरियस रीजन्स में इसको भेजने के लिए वर्क करता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये कैसे होता है, साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर जो वेरियस रीजन्स होते हैं साइटोप्लाज्म के या फिर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में ये जो है ये मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो फंक्शंस एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है फंक्शन साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का काम करता है or for some of the biochemical activities of the cell. In the liver cells of the group of animals called vertebrate, SER smooth endoplasmic reticulum plays a crucial role in detoxifying many poisonous and drugs। तो लीवर में ये क्या काम करता है, जो भी ग्रुप ऑफ एनिमल्स यानी कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स के लीवर में ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। क्या रोल प्ले करता है कि जो भी बॉडी में जो भी पॉइजन्स या ड्रग्स प्रेजेंट है उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। ये डायग्राम जो है ये प्लांट सेल का डायग्राम है, ये सर्कुलर फॉर्म में ये प्लांट सेल का डायग्राम है। इसके सारे पार्ट्स को यहाँ पर शो किया गया है। अब आते हैं आगे गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस क्या होता है? द गोल्जी अपैरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलियो गोल्जी कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स arranged approximately parallel to each other in stack called cistern। तो गोल्जी अपैरेटस को सबसे पहले डिस्क्राइब करने वाले थे कैमिलियो गोल्जी। गोल्जी अपैरेटस में जो होता है ये एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल की तरह काम करता है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल रहता है। तो ये जो है अरेंज रहता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे के पैरेलल फॉर्म में ये अरेंज रहता है। These membranes often have connection with the membranes of endoplasmic reticulum and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में कनेक्टेड रहता है। इसी वजह से ये जो है जो कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम के अनदर पोर्शन के साथ में ये कनेक्टेड रहता है। द मटेरियल synthesized near the endoplasmic reticulum is packaged and dispatched
to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus। तो जो भी मटेरियल सिंथेसाइज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नियर के पास में, वो क्या होता है, पैकेज किया जाता है और उसके बाद में डिस्पैच किया जाता है वेरियस टारगेट्स में, चाहे इनसाइड हो चाहे सेल के आउटसाइड हो, और इसमें हेल्प करता है गोल्जी apparatus। Its function includes the storage, modification and packaging of products in vesicles। तो यहाँ पर इसका फंक्शन क्या होता है कि ये स्टोरेज का काम करता है, मॉडिफिकेशन का काम करता है और पैकेजिंग का काम करता है। जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको वेसाइकल के अंदर ये सभी काम उसमें करता है। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन द गोल्जी apparatus। तो कुछ केसेस में जो भी कॉम्प्लेक्स शुगर होता है वो वो गोल्जी apparatus में सिंपल शुगर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। द गोल्जी apparatus इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम। तो गोल्जी apparatus को लाइजोसोम के फॉर्मेशन में भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पर कैमिलियो गोल्जी के बारे में बताया गया है। कैमिलियो गोल्जी वॉज बॉर्न एट कॉर्टिनो नियर ब्रासिका इन 1843। तो कैमिलियो गोल्जी का जन्म जो है 1843 में कॉर्टिनो में हुआ था, जो कि ब्रासिका के नज़दीक है। ही स्टडीड मेडिसिन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ पेविया। तो उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ पेविया में की। आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन 1865 ही कंटिन्यूड टू वर्क इन पेविया एट द हॉस्पिटल ऑफ सेंट मैटो। तो यहाँ पर ग्रेजुएट हुए जब 1865 में, तो उन्होंने पेविया में ही वर्क करना, पेविया के ही हॉस्पिटल जो कि सेंट मैटो है उसमें वर्क करना स्टार्ट किया। एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशंस वर कंसर्न विद द नर्वस सिस्टम। तो उस टाइम जो भी उनके इन्वेस्टिगेशन थे वो नर्वस सिस्टम से कंसर्न कर रहे थे। इन 1872 ही एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर एट द हॉस्पिटल फॉर द chronically sick at the abietri grasso। तो उसके बाद में 1872 में ये जो थे एक हॉस्पिटल था जिसमें कि क्रॉनिकली सिक जो पर्सन थे रहते थे, उसके वहाँ पर उन्होंने चीफ मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट को एक्सेप्ट किया था। He first started his investigations into the nervous system in a little kitchen of the hospital, which he had converted into a laboratory। तो सबसे पहले उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी नर्वस सिस्टम के ऊपर, और वो इन्वेस्टिगेशन उन्होंने सबसे पहले एक छोटे से किचन, हॉस्पिटल के ही छोटे से किचन में स्टार्ट किया था, और उसके बाद उन्होंने उसे लेबोरेटरी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। However, the work of greatest importance which Golgi carried out was a revolutionary method of staining individual nerves and cell structure. This method is referred to as the black reaction. This method uses a weak solution of silver nitrate and is particularly valuable in tracing the process and most delicate ramifications of cells. All through his life, he continued to work on these lines, modifying and improving this technique. Golgi received the highest honors and awards in recognition of his work. He shared the Nobel Prize in 1906 with Santiago Ramny Cajal for their work on the structure of nervous system। तो यहाँ पर लिखा है कि जो गोल्जी थे हम यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, तो लेकिन सबसे रिवॉल्यूशनरी मेथड जो उन्होंने कैरी किया वो क्या था कि कैसे स्टेन करना है इंडिविजुअल नर्व और सेल स्ट्रक्चर्स को। तो ये उनके लिए एक रिवॉल्यूशनरी मेथड उन्होंने ढूंढा था। इस मेथड को ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना गया। और ये जो मेथड था इसमें क्या किया गया कि एक वीक सॉल्यूशन लिया गया था सिल्वर नाइट्रेट का, और उसके बाद में ये जो पार्टिकुलरली वैल्यूएबल था किस चीज़ के लिए, ट्रेस करता था। ट्रेसिंग प्रोसेस में ये जो भी मोस्ट डेलिकेट
रेमिफिकेशन था सेल का, उसको ट्रेस करने का काम करता था। तो ये जो था ये उन्होंने डिस्कवरी की थी। तो पूरी की पूरी लाइफ उन्होंने जो था इस तरह की मॉडिफिकेशंस पर ये जो मॉडिफिकेशंस था उनको इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इसमें लगाई। तो गॉल्जी जो थे उन्होंने हाईएस्ट ऑनर अवार्ड से उन्हें नवाजा गया था इन रिकॉग्नि जो भी उन्होंने वर्क किया था उनके लिए। उन्हें 1906 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था, और किसके साथ में, सैंटिगो रैमनी कैजल के साथ में मिला था। और उसमें उन दोनों ने क्या काम किया था, स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम के ऊपर उन्होंने वर्क किया था। अब हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है लाइजोसोम। स्ट्रक्चरली लाइजोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो लाइजोसोम जो है ये एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होता है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम से भरा हुआ होता है। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो एंजाइम है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू बने होते हैं। लाइजोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। तो लाइजोसोम जो है एक वेस्ट डिस्पोजल सेल की तरह काम करता है। दिस हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज worn आउट सेल्स ऑर्गेनल्स। तो ये जो होते हैं ये जो सेल होते हैं उसको क्लीन करने का काम करते हैं। तो कैसे क्लीन करते हैं, ये जो भी फॉरेन मटेरियल्स यानी जो भी बाहर से जो भी मटेरियल्स होते हैं उसको जो है डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। साथ में जो भी worn आउट जो भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनको भी डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। Foreign materials containing the cells such as bacteria or food as well as old organelles end up in the lysosomes which break कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो फॉरेन मटेरियल्स जो सेल में एंटर करते हैं, फॉरेन मटेरियल्स कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया या फिर जो भी फूड हो गए, और साथ में जो भी ओल्ड ऑर्गेनल्स पुराने जो भी ऑर्गेनल्स हैं जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो वो जो है लाइजोसोम में ये ब्रेक आउट जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं वो वहाँ करके ब्रेक डाउन होते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, और उसके बाद में वो सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाते हैं। लाइजोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम केपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो लाइजोसोम ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनमें एक पावरफुल एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसकी जो कि ब्रेक डाउन करने जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उनको ब्रेक डाउन करने के लिए वो कैपेबल होता है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेल्युलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेल गेट्स damaged, lysosomes may burst and enzymes digest their own. Therefore, lysosomes are also known as suicidal bags of the cell. तो यहाँ पर जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस होता है, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि कोई भी जो सेल है जब वो डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम जो है वो फट जाता है, और इस वजह से जो एंजाइम्स डाइजेस्ट होते हैं वो अपने आप जो है उसमें डाइजेस्ट हो जाते हैं। इस वजह से जो लाइसोसोम है उसको सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग्स। माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। तो जो बाहर का मेम्ब्रेन होता है वो पोरस होता है जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है वो डीपली फोल्डेड होता है। These folds increase surface area for ATP generating chemical reactions। तो ये जो folds होते हैं ATP के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने का काम करते हैं, जिससे जो है केमिकल रिएक्शन यहाँ पर जनरेट होता है। ATP जो जनरेट होता है तो केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर होते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ नीडेड फॉर लाइफ इज़ रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स। तो जो एनर्जी रिक्वायर होती है वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए, उसके जो लाइफ प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करने के लिए वो कहाँ से रिलीज़ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ATP मॉलिक्यूल से के थ्रू रिलीज़ करवाता है। ATP इज़ नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसलिए ATP को एनर्जी करेंसी, सेल की एनर्जी करेंसी कहा जाता है। द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन ATP फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड
फॉर मैकेनिकल वर्क। तो जो बॉडी होती है वो जो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जो स्टोर होती है उसका यूज़ करता है, जिसकी वजह से न्यू केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और डिफरेंट मैकेनिकल वर्क्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइजोसोम्स, देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स को सेंस करने का काम करते हैं। क्योंकि उनके जो डीएनए होता है और राइबोसोम्स होता है उनमें प्रेजेंट होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है कुछ मतलब अपने जो प्रोटीन्स हैं उनको बनाने में भी वो खुद ही अपने प्रोटीन्स को बना लेते हैं। अगला पॉइंट है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्टिड्स और एंड ल्यूकोप्लास्टिड्स। ल्यूकोप्लास्ट तो प्लास्टिड जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। दो तरह के प्लास्टिड होते हैं, एक है क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर्ड प्लास्टिड होते हैं और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट जो कि वाइट यानी कि कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसे कि क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे येलो और ऑरेंज कलर के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, साथ में क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरली ऑर्गेनल्स इन विच मटेरियल्स सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स आर स्टोर्ड। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ये प्राइमरली ऑर्गेनल्स होता है जो कि जिसमें कि कुछ मटेरियल्स जैसे कि स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स ये सभी स्टोर होते हैं। The internal organization of the chloroplast consists of numerous membrane layers embedded in a material called stroma। तो इंटरनल ऑर्गेनल्स जो होता है क्लोरोप्लास्ट का उसमें न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इम्बेडेड रहते हैं एक मटेरियल में जिसे कि स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह स्ट्रक्चर इनका होता है। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड का भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। अगला है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट्स। तो वैक्यूल जो है एक स्टोरेज सैक की तरह काम करता है, लिक्विड और सॉलिड कंटेंट के लिए एक स्टोरेज सैक की तरह काम करता है। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल्स वाइल प्लांट सेल्स हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। तो वैक्यूल जो है एनिमल सेल में काफ़ी स्मॉल साइज का होता है, जबकि प्लांट सेल में ये काफ़ी लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल वॉल्यूम। तो सेंट्रल वैक्यूल कुछ प्लांट्स में जो सेंट्रल वैक्यूल होता है वो वॉल्यूम में 50 to 90% स्पेस जो है वो सेल का ऑक्यूपाई कर लेता है। In plant cells, vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell। तो कुछ जो प्लांट होते हैं उनमें जो वैक्यूल हैं वो सेल सैप से भरे हुए होते हैं, जिस वजह से प्लांट के जो सेल होते हैं उसको टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं ये लोग। मेनी सब्सटेंसेस ऑफ इम्पॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। तो बहुत सारे सब्सटेंस जो हैं जो लाइफ के लिए प्लांट की लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो वैक्यूल में स्टोर होते हैं। दिस इंक्लूड एमिनो एसिड्स, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स। तो इनमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं? एमिनो एसिड, शुगर और बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड हो गए और कुछ प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा द फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड आइटम्स दैट द अमीबा हैज़ कंज्यूम्ड। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें जो कि अमीबा है, तो इसमें जो फूड वैक्यूल होता है तो फूड वैक्यूल में फूड आइटम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अमीबा कंज्यूम करता है। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स ऑल्सो पे इम्पॉर्टेंट रोल्स इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द
सेल। तो कुछ ऐसे भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके पास स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि जो भी एक्सेस वाटर है या और कुछ जो वेस्ट प्रेजेंट होते हैं सेल में उसको एक्सपेल करने का काम करते हैं। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स भी देख लेते हैं। इससे पहले आगे का पोर्शन भी एक बार देख लेते हैं। ईच सेल thus acquires its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in specific ways। तो हर एक सेल के पास जो होता है उसका अपना स्ट्रक्चर होता है और अपने फंक्शन को परफॉर्म करने की एबिलिटी होती है, क्योंकि उनमें जो है ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं डिफरेंट मेम्ब्रेन के और ऑर्गेनल्स के जो कि स्पेसिफिक वे से काम करते हैं। द सेल दस हैज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए सेल में जो है बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। दिस हेल्प द सेल्स टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, obtaining nutrition and cleaning of waste material for forming new proteins। तो ये जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इसकी वजह से जो सेल होता है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करने का काम हो गया, जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको क्लियर करने का काम हो गया, ये और जो भी न्यू प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है इन सब में ये इजीली वर्क करते हैं। दस द सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज़ ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसीलिए सेल जो है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट लिविंग ऑर्गेनिज्म का कहलाता है और इसे जो है बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। अब हम जो क्वेश्चंस हैं इन्हें देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू नेम द टू ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। तो दो ऑर्गेनिज्म हैं, ऑर्गेनल्स हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज़ डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस व्हाट विल हैपन। तो अगर सेल का ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय कर दिया हो जाए किसी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस के थ्रू तो क्या होगा। आंसर है the cell will not be able to perform the basic functions and will die after some time। तो इस केस में जो सेल है बेसिक फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा और कुछ टाइम के बाद मर जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वाई आर लाइजोसोम्स आर नोन एज सुसाइड बैग। लाइजोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है। आंसर है, द लाइजोसोम्स कंटेन वेरी पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विच आर केपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो लाइजोसोम में बहुत ही पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ सेल गेट्स डैमेज्ड द लाइजोसोम्स बर्स्ट एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। एग्जाम्पल दिया है कि जब कोई सेल जो है वो डैमेज होता है तो लाइजोसोम जो है अपने आप बर्स्ट हो जाता है, फूट जाता है और जो एंजाइम है वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। हैंस द लाइजोसोम्स आर नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। इसीलिए लाइजोसोम को सेल का सुसाइड बैग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। तो सेल के अंदर कहाँ प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। आंसर है, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम में होता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। सी यू सून, बाय बाय।